नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पीएमसी कतार बुक क्लब में। हम माइंड पावर अपने अनंत मन को जानो सेत विज्ञान बाय श्री वीवी रमना जी इस बुक का अध्ययन कर रहे हैं। तो हम आत्मा के अगले भाग में चलते हैं दोस्तों। दवा 1000 गुना विकसित होती अगर वह भीतर यात्रा करती और आंतरिक दुनिया से नई चीजें विकसित करती। जानवरों के शरीर और मृत कोशिकाओं पर प्रयोग करके विकसित चिकित्सा विज्ञान आपके किसी काम का नहीं है। आज आपने जो एलोपैथिक दवा विकसित की है वह मानव शरीर के लिए, मानव चेतना के विकास के लिए किसी काम की नहीं है। एक सच्चा डॉक्टर वह है जो आत्मा, शरीर और चेतना के विकास का गहन अध्ययन, शोध और उपचार करता है। आपका एलोपैथिक डॉक्टर पृथ्वी पर चेतना के विकास में हस्तक्षेप कर रहा है। उनका चिकित्सा दृष्टिकोण बहुत अधूरा है। वह उपचार किसी भी तरह से मानव शरीर की मदद नहीं करता है। आपको जानवरों के साम्राज्य से कुछ सीखना होगा। आप पूरी तरह से अध्ययन करके प्राकृतिक स्वास्थ्य प्रथाओं को सीख सकते हैं कि जब आप बीमार होते हैं तो वह आपके शरीर को कैसे आराम देते हैं और औषधीय पौधों की पहचान कैसे करें और बीमारी के इलाज के लिए उनका उपयोग करें। जानवरों के शारीरिक अभिविन्यास का निरीक्षण करें। मकड़ी बहुत ही रचनात्मक तरीके से अपना जाला बनाती है। उन्हें यह हुनर किसने सिखाया? उस मकड़ी के पास अपनी आंतरिक दुनिया के माध्यम से सीखने का कौशल है। सांप अपने शरीर को इतनी खूबसूरत से कैसे बनाता है? पक्षी को अद्भुत ढंग से अपना घोंसला बनाना किसने सिखाया? पक्षियों का भोजन की तलाश में हजारों मील तक यात्रा करना किसने सिखाया? यह कौशल, यह कला आंतरिक दुनिया से बाहरी दुनिया तक वास्तविक रूप ले रही है। यह आंतरिक ऊर्जा का परिवर्तन है जो बाहरी दुनिया में भौतिक घटनाओं, चरणों और भौतिक पदार्थों के रूप में आकार लेता है। प्रत्येक प्रजाति आंतरिक ऊर्जा के उपयोग से अच्छी तरह से वाकिफ है। मानव जाति का अस्तित्व, चेतना का विकास और अन्य प्रजातियों का अस्तित्व और चेतना का विकास एक दूसरे पर निर्भर है। मानव चेतना के विकास में कुछ मूल्यों को विकसित करने के लिए सभी जीवित प्राणी दूध साझा कर रहे हैं। जीवन कितना पवित्र है, सभी जीवों का जीवन कितना पवित्र है। यहाँ जन्म केवल जीवित रहने के लिए नहीं हुआ। जब तक कि आत्मा के टुकड़े परावर्तन और आध्यात्मिक विकास की आशा में जीवित प्राणियों में विकसित नहीं हुए। अविनाशी प्रजातियां मानव चेतना के विकास के लिए बलिदान नहीं दे रही है। वे आपका योगदान करके खुद को ऊपर उठाते हैं। पृथ्वी पर सभी जीवित चीजों के विशिष्ट लक्ष्य जैव रासायनिक आनुवंशिक भाषा। सभी प्रजातियां उस भाषा से जुड़ी हुई है। पृथ्वी पर सभी प्रजातियों का विकास एक ही दिशा में विकसित हो रहा है। यह ब्रह्मांडीय चेतना के विकास को और बढ़ाता है। एक भी जानवर, कीट, पौधे या मानव की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। ब्रह्मांड के विकास में प्रत्येक जीवित वस्तु महत्वपूर्ण है। मनुष्य का जीवन और अन्य प्रजातियों की पूर्ति परस्पर अनन्य है। मनुष्य और अन्य प्रजातियों के बीच हमेशा सामंजस्य होता है। कोई प्रतिस्पर्धी माहौल नहीं है। यदि चेतना के विकास में एक प्रजाति दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करती है तो यह दुनिया मौजूद नहीं होगी। बड़ी प्रजातियां, कम प्रजातियां पृथ्वी पर या किसी और अन्य दुनिया में मौजूद नहीं है। उदाहरण के लिए दुनिया में एक आनुवंशिक संरचना है जो पृथ्वी पर सभी जीवित चीजों की जैव रासायनिक ऊर्जा से जुड़ी है। आज मानव चेतना के लिए सभी जीवित चीजों की तुलना में असंख्य तरीकों से विकसित होने के अवसर है। मानव जाति के पास इतने सारे संयोजन हैं जो विकसित हो सकते हैं। आज आपके सुपर कंप्यूटर उन्हें गिन भी नहीं सकते हैं। प्रत्येक मनुष्य चेतना को पार कर श्रेष्ठता प्राप्त कर रहा है। पृथ्वी पर खनिज, लवण, एक कोशिकीय जीव, चट्टाने, कीड़े, पौधे, कई जन्म लेने वाले जानवर और विकसित आत्मा जो अंततः मानव शरीर को चुनती है।
मानव शरीर को कई अलग अलग तरीकों से अनुभव करने में कई जन्म लगते हैं। जन्म के समय कोई भी व्यक्ति दर्दनाक जीवन चुन सकता है। उनकी आत्मा उस दिशा में विकसित होती है। आत्मा को दर्द या थकावट महसूस नहीं होती है। यह सिर्फ आपके विश्लेषणात्मक दिमाग द्वारा बनाई गई एक अवधारणा है। पर्वतारोही के लिए पर्वत पर चढ़ना कष्टदायक नहीं होता। यह उसके लिए एक चुनौती होगी। साथ ही एक दर्दनाक जीवन को चुनने वाली आत्मा के लिए यह चुनौतीपूर्ण और मजेदार हो सकता है। उस जीवन में वह चेतना के विस्तार के लिए कुछ सबक सीखता है। पृथ्वी पर विकलांग व्यक्ति के जन्म का अर्थ है कुछ लक्ष्य चुनना और चेतना विकसित करने के लिए उस दिशा में अपनी ऊर्जा को केंद्रित करना। साथ ही उन्हें पिछले जन्मों में किए गए कर्मों के लिए दंडित नहीं किया गया था। वह खुद एक विकलांगता के साथ पैदा हुआ था। आत्मिक स्तर पर यह किसी भी तरह से दयनीय जीवन नहीं है। कुछ अनुभव प्राप्त करने के लिए ताकि चेतना विकसित हो सके। इस तरह पैदा होने से पहले आत्मा तय करती है कि वह कहाँ पैदा होगी, वह किस देश में पैदा होगी, वह किन भौतिक परिस्थितियों में पैदा होगी, किस माता पिता के लिए पैदा होगी और वह किन लक्ष्यों को पूरा करेगी। संयोग से कुछ भी नहीं होता है। आप पृथ्वी के गतिशील विकास और पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को केवल एक कोण से देख सकते हैं। यह असीमित है। समुद्र जीवन ले लो, उनका गतिशील विकास स्थलीय प्रजातियों के समानांतर होता है। शोध करते समय जलीय जीवन विकसित होता है और एक अलग दिशा में यात्रा करता है। चेतना के एक स्तर पर स्थलीय प्रजातियों और समुद्र प्रजातियों को समान किया जाता है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि मानव जाति समुद्र के तल पर रही होगी। उनकी प्रतिभा आपसे बड़ी थी। मानव प्लस मछली का शरीर, चिंपैंजी का सिर प्लस मछली का शरीर प्रजातियां थी। उनका पृथ्वी पर मानव जाति के साथ संबंध था। आप उनके महाकाव्यों में उनके उल्लेख के बारे में पढ़ेंगे। कुछ समुद्र प्रजातियों की बुद्धि मानव जाति से कई गुना अधिक थी। आपके पूर्वजों ने उन्हें देवताओं के रूप में पूजा की थी। डॉल्फिन की परिवार प्रणाली मनुष्य के समान है। वहां उनकी व्यवहारिक भावनाएं जैसे विनम्र आज्ञाकारिता और सामाजिक जुड़ाव मानव जाति के समान है। मानव जाति इस बात से शर्मिंदा है कि डॉल्फिन अन्य समुद्री प्रजातियों की कितनी मदद करती है। मानव जाति पर आज स्थलीय प्रजातियों और समुद्री प्रजातियों का प्रभुत्व है। कुछ सभ्यताओं में समुद्र प्रजातियों का अन्य प्रजातियों पर प्रभुत्व रहा है। कुछ संभावित दुनिया में समुद्री जीवन अभी भी अन्य प्रजातियों पर हावी है। इस भौतिक जगत में अनेक संभावनाएं घटित होने वाली है। जीव विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करते हैं और गतिज विकास क्षमता को प्राप्त करने के लिए तांत्रिका तंत्र जैव रासायनिक कार्यों को तदनुसार अनुकूलित करते हैं। जीवों की मान्यताओं के अनुसार वे शरीर बनाते हैं और उस दिशा में विकसित होते हैं। विकास की दिशा में संभाव्यता ताकि भविष्य का सारा विकास प्रजातियों के अस्तित्व पर निर्भर हो। बच्चा सीखने के चरण के दौरान सीखता है, तब भी जब कदम गिरना और चोट लग जाती है। एक ऐसी प्रजाति है जो एक नए प्रवेशी के धरती में प्रवेश करने के बाद कदम रखती है, जिससे बहुत सी सीख मिलती है और चेतना का विकास होता है। नई पृथ्वी या किसी अन्य दुनिया में प्रवेश करने वाली प्रजातियां अंतर्ज्ञान द्वारा चुनी गई दुनिया की अन्य सभी जीवित चीजों से जुड़ती है। यह सामूहिक चेतना के विकास में भी भाग लेता है। आपने जो विज्ञान और तकनीक विकसित की है वह बहुत सीमित है। अपने वैज्ञानिक उपकरणों के साथ अंतरिक्ष की पूरी तरह से शोध करना संभव नहीं है। आप अंतर्ज्ञान का उपयोग किए बिना विज्ञान को विकसित करने में विफल रहे हैं। मानव जाति से पहले भी सभ्यताओं ने भौतिकी को मन के माध्यम से, अंतर्ज्ञान के माध्यम से विकसित किया। इसे मानसिक भौतिकी कहा जाता था। ग्रहों की स्थिति, तारों की स्थिति और सौर मंडल का निर्माण, अन्य सौर मंडलों की उत्पत्ति आदि का अच्छी तरह से अध्ययन किया गया है।
उसने आपसे लाखों गुना अधिक ज्ञान प्राप्त किया है। पहले की सभ्यताओं में अंतरिक्ष जहाजों का निर्माण किया जाता था और अंतरिक्ष में यात्रा की जाती थी। चंद्र की चंद्र की कक्षाएं, अन्य ग्रहों की कक्षाएं, अद्भुत संरचनाएं तब बनाई गई जो आज सिविल इंजीनियरिंग के लिए संभव नहीं है। वर्तमान समय में आपको मानसिक भौतिकी के को भी विकसित करने की आवश्यकता है। यदि आंतरिक ऊर्जा और आध्यात्म को मिलाकर विज्ञान का विकास किया जाए तो पृथ्वी पर चेतना का विकास तेज हो सकता है। आपका वर्तमान विज्ञान तर्क के अनुसार कार्य कर रहा है। तर्क पर आधारित विज्ञान इस ब्रह्मांड के रहस्य को सुलझा सकता है। आप जिस भौतिकी के बारे में नहीं जानते वह भी अभी भी अनंत है। आइंस्टीन नाम का एक वैज्ञानिक अंतर्ज्ञान के माध्यम से विज्ञान के विकास में कुछ हद तक सफल रहा। मैं उन्हें पैगंबर आइंस्टाइन के रूप में संबोधित करता हूँ। यदि आइंस्टाइन गणित में इतने अच्छे होते तो तर्क उनके अंतर्ज्ञान पर हावी हो जाते। उन्होंने इतनी बड़ी वैज्ञानिक खोजें नहीं की होगी। आपके वैज्ञानिकों द्वारा विकसित वैज्ञानिक उपकरणों के साथ पृथ्वी पर चेतना का विकास सिर का विकास है। इसके आंदोलनों का उल्लेख नहीं करना। आइए हम इलेक्ट्रॉन को ही ले लें। आपके विज्ञान के शोध के लिए इलेक्ट्रॉन की गति उपलब्ध नहीं है। इसकी आत्मा का घूर्णन केंद्र के चारों ओर होता है। इलेक्ट्रॉनों के बारे में अब तक आप जो कुछ भी जानते हैं वह एक भ्रम है। एक कण के रूप में न केवल इलेक्ट्रॉन बल्कि उसकी गतिज ऊर्जा का भी मानसिक भौतिकी के माध्यम से शोध किया जा सकता है। पृथ्वी पर मन की शक्ति, पृथ्वी पर प्रजाति, मनुष्य और अन्य जीवों के बीच संबंध, जीवित चीजों का विकास, पृथ्वी का विकास, आंतरिक दुनिया में चेतना का विकास, पदार्थ की प्रकृति और ऊर्जा को जानना है सच भौतिकी। आपके वैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तावित कई सिद्धांत गलत है, लेकिन वह पूरी जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। पदार्थ का अध्ययन केवल पदार्थ के रूप में ही नहीं बल्कि उसकी गतिकी के संदर्भ में भी किया जाना चाहिए। आपको अपनी आंतरिक आवाज के माध्यम से अदृश्य चेतना का भी अध्ययन करना चाहिए। तब विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अद्भुत क्षेत्रों की खोज की जाएगी। सभी जीवित चीजों की तरह मानव चेतना के विकास के बावजूद कल्पना के उपयोग में मानव जाति की एक अनूठी भूमिका है। यह इमेजिनरी आपको भावनाओं और विश्लेषण को जोड़ती है। कल्पना आंतरिक दुनिया की वास्तविकता और बाहरी दुनिया के अनुभव के बीच की कड़ी है। यह कल्पना सभी जीवित चीजों के बीच अंतर जगत को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब आप आंतरिक दुनिया से बाहरी दुनिया तक भौतिक घटनाओं के रूप में कल्पना का उपयोग करते हैं, तो आप चेतना के विकास का विस्तार कर रहे हैं। आपका यह विस्तार सभी जीवों को प्रभावित करता है और उनकी चेतना के विस्तार में योगदान देता है। यह कल्पना विज्ञान, प्रौद्योगिकी और चिकित्सा में बहुत उपयोगी है। अंतर्ज्ञान के उपयोग में कल्पना एक अच्छे मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है। एक सच्चा वैज्ञानिक अंतर्ज्ञान के माध्यम से अपने प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास करता है। वह एक सच्चा वैज्ञानिक है जो अपने अंतर्ज्ञान के माध्यम से आंतरिक दुनिया में प्रवेश करता है और पदार्थ के विकास, उसकी गतिशीलता, पदार्थ की आंतरिक प्रवृत्ति आदि का पता लगाने के लिए अनुसंधान करता है। आंतरिक दुनिया की खोज साहसिक यथार्थवादी शोध है। तभी आप भौतिक दुनिया के तथ्यों को जान सकते हैं। अधिकांश भौतिक विज्ञान अंतर्ज्ञान से आने वाली प्रतिक्रियाओं का अध्ययन नहीं करते हैं। उन्होंने आंतरिक दुनिया की प्रतिक्रियाओं के बारे में गलत धारणाएं पैदा की हैं। विज्ञान का अर्थ है हर चीज को साबित करना, तर्क करना और हर उस चीज का विश्लेषण करना जो वे जानना चाहते हैं। उन्हें नियमित तरीके से लगते हैं। भौतिक गुणों को खोजने के लिए पदार्थ को तोड़ने का प्रयास इसके आंतरिक और गतिशील गुणों की उपेक्षा करता है।
यह एक जानवर को मारकर और उस मांस का अध्ययन करके जीव विज्ञान को विकसित करने का एक परेशान करने वाला तरीका है। मानव मस्तिष्क का अध्ययन करने के लिए जानवरों को मारना और उनके दिमाग को इकट्ठा करना और शोध करना मुश्किल है। तो यह मानव जाति की आपकी आध्यात्मिक प्रगति में बाधक है। मनुष्य न केवल अपने लिए बाधाएं उत्पन्न कर रहा है, बल्कि अपने साथियों की आध्यात्मिक प्रगति के लिए उन्हें हानि पहुंचा रहा है। आपने जो शोध किया है उसमें विसंगतियों के कारण आप अन्य प्रजातियों के गतिशील विकास को समझने में असफल हो रहे हैं। आप अभी भी गतिशीलता और इसकी चमत्कारी शक्ति को समझने में असफल हो रहे हैं। पदार्थों को विघटित करके या किसी जानवर को मारकर और जीवित रहते हुए उस पर अत्याचार करके उसकी गतिशीलता का अध्ययन करने की कोशिश करना एक जघन्य कार्य है। जीवन, उसके गुणों, आंतरिक ऊर्जा, चेतना के विकास आदि को जानने के लिए शरीर को विघटित करना मूर्खता है। हिंसा, विखंडन और हत्या के प्रयोग केवल जीवन के सार को ही कमजोर कर सकते हैं और कोई प्रगति नहीं कर सकते। आध्यात्मिक उन्नति इससे अधिक कुछ नहीं है। यदि आप जानवरों को मारने की प्रक्रिया को रोक सकते हैं तो पृथ्वी पर हिंसा गायब हो जाएगी। युद्ध नहीं होंगे, मानव जाति के बीच कोई संघर्ष नहीं होगा। वह अन्य प्रजातियों के प्रति भी सहानुभूति रखते हैं। प्रकृति को संतुलित रखना होगा। मानव जाति में हिंसा प्लेग के प्रकोप का कारण है, जिसके कारण जानवरों की प्रजातियों को यातना और हत्या हुई है। अगर हम उस हिंसक प्रवृत्ति को रोक दें, तो हम प्रकृति और जैविक चेतना के विकास को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। जीवन को महत्व देना सीखें। जीवन शक्ति का विकास, आध्यात्मिक चेतना का विकास अच्छी तरह से अवशोषित किया जा सकता है। मानव जाति के संक्रामक रोगों से उनके पशुओं को मारकर और उन्हें खोजने के लिए जड़ों का उपयोग करके नए रोग उत्पन्न हो रहे हैं। यदि आपने हिंसा का रास्ता त्याग दिया होता और अंतर्ज्ञान के साथ प्रयोग करके दवा विकसित की होती, तो आज मानव जाति को कई बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ता। रोग हिंसा का सहारा लेने का परिणाम है। यदि अपने अंतर्ज्ञान के माध्यम से मन, शरीर, भावनाओं, स्वास्थ्य और रोग के बीच की कड़ी पर शोध किया होता, तो सांसारिक रोग गायब हो जाते। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको पूरी दुनिया के लिए भुगतान करना होगा। आपको बता दें कि आप अपने जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए गतिज ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। पदार्थ ऊर्जा में कैसे परिवर्तित होता है, पदार्थ की परस्पर क्रिया कैसी है, अध्ययन करना चाहिए। ग्रहों और तारों के कि उनकी वैज्ञानिक उपकरणों से दूरियों को मापना और उनकी सतह क्षेत्र को मापना। भूमि की सतह पर भूमि क्षेत्र और देशों, समुद्र और पहाड़ों की पहचान करना, यह वह नहीं है जो आपको करने की आवश्यकता है। आपको ग्रहों और तारकीय प्रणालियों की अंतर्ग्रहीय प्रणाली का पता लगाने की आवश्यकता है। पृथ्वी को अपनी आंतरिक गतिशीलता की खोज करनी चाहिए। आपको अपने अंतर्ज्ञान के माध्यम से, यानी मानसिक भौतिकी का उपयोग करने करके शोध करना होगा। तब तुम बहुत सी बातें जान सकते हो। तभी आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी तेज से विकसित हो सकता है। अन्य आकाशगंगाओं में विज्ञान ने आपको पछाड़ दिया है। पदार्थ का अध्ययन करते समय उसकी शारीरिक, आध्यात्मिक और मानसिक गतिकी का अध्ययन करना चाहिए। आपको यह याद रखना होगा कि इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों से लेकर पत्थर, पेड़, जानवर, इंसान, पृथ्वी तक हर चीज में एक आत्मा होती है। सब कुछ सचेत है। यदि कोई सर्वव्यापी आंतरिक दुनिया, जीवित चेतना का अध्ययन कर सकता है, तो वह अत्यधिक शक्तिशाली आंतरिक दुनिया के बारे में जानेगा। यह व्यवहार ज्ञान, प्रैक्टिकल नॉलेज है। सामग्री का परीक्षण करें। पृथ्वी सहित सब कुछ बहुआयामी और बहुआयामी है।
आपको वास्तविकता और प्रकृति के करीब लाने के लिए आत्मनिरीक्षण आवश्यक है। जीवित चीजों के जीवन की गुणवत्ता तभी बढ़ती है जब सभी जीवित प्रजातियां पृथ्वी की चेतना के विकास के लिए लयबद्ध रूप से विकसित होती हैं। इस ब्रह्मांड में प्रत्येक आत्मा का टुकड़ा लगातार विकसित हो रहा है। कुछ भी व्यर्थ नहीं है। ग्रह लगातार सूर्य के चारों ओर घूमते हैं और आत्मा सौर मंडल के चारों ओर घूमती है। एक अन्य खगोलीय प्रणाली आत्मा के चारों ओर घूमती है। ब्रह्मांड में सब कुछ लय में है। कुछ भी स्थिर नहीं है, नहीं तो उसका विकास रुक जाएगा। चिड़िया को अपना घोंसला बनाना होगा, वरना उसका गतिशील विकास रुक जाएगा। नदी को निरंतर बहना पड़ता है, नहीं तो नदी मर जाएगी और मानव जाति भी पृथ्वी से विलुप्त हो जाएगी। चेतना का विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमेशा के लिए रहेगी। ब्रह्मांड गतिज ऊर्जा के साथ सिकुड़ेगा और विस्तारित होगा। इस विकास में मानव जाति की जिम्मेदारी एक प्रमुख भूमिका निभाती है। पशु और अन्य प्रजातियां कभी भी अपनी गलतियों के लिए मानव जाति को दोष नहीं देती है। वह हमेशा मानव जाति के लिए एक योगदान रहे हैं। इसने आपको आंतरिक दुनिया के बारे में बहुत कुछ सिखाया है। वह आपको शिक्षकों की तरह सब कुछ बताते हैं। पालतू जानवर कुछ लक्ष्यों का चयन करते हैं और मानव जाति के साथ काम करते हैं। पालतू जानवर इंसानों से कहीं ज्यादा समझते हैं। एक पालतू कुत्ते के घर की रखवाली करना उसके मालिक के लिए एक अच्छा आनंद है। घोड़ा अपने मालिक को ज्यादा समझता है। आप जानवरों से प्यार करना सीखते हैं, जिस कारण से आप कहते हैं कि आपको उनसे प्रेम करना चाहिए, वह यह है कि चेतना के विकास के अन्य कारण भी है। यदि आप जीवित आत्मा को पहचानना और उसका सम्मान करना सीख जाते हैं, तो आप जानवरों पर अत्याचार करना बंद कर देंगे। पालतू जानवर कुछ लक्ष्य चुनते हैं और मानव चेतना के विकास का हिस्सा बन सक जाते हैं। वे इंसानों से ज्यादा मानवीय रिश्तों को समझते हैं। वह मानव चेतना के विकास का गहन अध्ययन करते हैं। पालतू जानवर आपसे बहुत प्यार करते हैं। उनसे इतना प्यार नहीं करते। जंगली जानवर एक अलग कौन से लक्ष्य चुनते हैं और मानव जाति से दूर चेतना विकसित करते हैं। मनुष्य और अन्य प्रजातियों को अलग और विश्लेषण नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एक की चेतना का विकास दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। सभी प्रजातियों के जीवन की गुणवत्ता अन्योन्याश्रित है। जैसे जैसे मानव चेतना के जीवन की गुणवत्ता बढ़ती है, वैसे ही अन्य प्रजातियों के जीवन की गुणवत्ता भी बढ़ती है। सपनों की दुनिया में मनुष्य और अन्य प्रजातियां अक्सर पृथ्वी पर चेतना के विकास पर चर्चा करते हैं। सपनों की दुनिया में आप सब वही मिलते हैं, चर्चा करते हैं और निर्णय लेते हैं। आप और अन्य सभी प्रजातियां पृथ्वी पर परिवार के सदस्य की तरह है। यदि सभी नियमित है तो परिवार व्यवस्था सामान्य है। आज के दिन इतना ही मास्टर्स। मैंने पहले ही समझाया है कि खनिज, लवण, इलेक्ट्रॉन, परमाणु, अणु, पेड़, कीड़े, जानवर मनुष्य विकास के चरण में विकसित हो रहे हैं। अब तक डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत यह रहा है कि यह गलत है कि मनुष्य एक प्रजाति से विकसित हुआ है। जानवर जन्म में परिपक्व होता है और जन्म समाप्त होने के बाद आत्मा को मानव जाति द्वारा ले लिया जाता है। जैसे जैसे मनुष्य इस धरती पर कई जन्म लेता है, चेतना विकसित होती है और उसकी गतिशीलता बढ़ती है। यह जन्म क्रम तब तक जारी रहता है जब तक कि जमीन पर ऊर्जा की अधिकतम आवृत्ति होती है। जन्म तब तक होता है जब तक आत्मा पूरी तरह से ऊर्जा स्तर यानी पृथ्वी ऊर्जा स्तर तक परिपक्व नहीं हो जाती। यदि आत्मा की गतिज आवृत्ति पृथ्वी पर गतिज ऊर्जा की आवृत्ति से अधिक हो जाती है, तो आत्मा के उस अंश का पृथ्वी पर पुनर्जन्म नहीं होगा। प्रत्येक आत्मा खंड जन्म की एक श्रृंखला लेता है और बार बार पृथ्वी पर लौटता है जब तक कि यह पृथ्वी की गतिशील आवृत्ति के अधिकतम मूल्य को पार नहीं कर लेता।
या सांसारिक चेतना की आवृत्ति के अनुरूप एक और समांतर दुनिया में जन्म लेने से चेतना विकसित होती है। पृथ्वी के समान आवृत्ति स्तर के साथ अन्य दुनिया की आत्माएं भी पृथ्वी पर आती हैं और यहाँ विकसित होती हैं। आत्माएं समान ऊर्जा और आवृत्ति स्तरों के साथ दुनिया में चली जाती हैं और जब उनकी चेतना का स्तर उस दुनिया के अधिकतम मूल्य से अधिक हो जाता है तब वो तो वहां उच्च दुनिया में चले जाते हैं और वहां विकसित होते हैं। स्वतंत्रता की आत्माएं है जो एक शक्ति आवृत्ति स्तर के साथ सिर चुन सकती है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि जो आत्मा पृथ्वी को छोड़कर चली गई है वह फिर से पृथ्वी पर लौट आए। पृथ्वी पर मानव जाति अब खनिजों से विकसित लोगों और अन्य प्रणालियों के लोगों से भरी हुई है। अन्य प्रणालियों या शीर्षों में पृथ्वी के समान भौतिक रूप नहीं होते हैं। स्थिति के अनुसार विमान के भौतिक रूप होते हैं। विभिन्न स्तरों पर ऊर्जा के विभिन्न स्तरों के अनुसार मानसिक, आध्यात्मिक और गतिशील रूप से आत्माओं के बीच संचार जारी रहता है। सभी जीवित प्राणी आंतरिक दुनिया के माध्यम से संचार का जश्न मनाते हैं। यह संचार सुषुप्ति अवस्था की तुलना में स्वप्न अवस्था में बहुत बेहतर होता है। स्वप्न अवस्था में आपके सभी जीव संचार कर रहे हैं। जानवरों की प्रजातियां आपके विचारों को इंसानों से कहीं ज्यादा बेहतर समझती है। पालतू जानवर अपने मालिक को अच्छी तरह समझते हैं। वह अपने मालिक के विचारों को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। सभी जीवित चीजों के बीच संचार टेलीपैथी के माध्यम से होता है। जब सभी प्रजातियां एक दुनिया चुनती है तो उनके शरीर एक ही तरह की जैव भू रासायनिक ऊर्जा विद्युत चुंबकीय ऊर्जा से बने होते हैं। उनके शरीर की सभी कोशिकाएं उस दुनिया के भीतर खनिजों से बनी होती हैं। इन सभी जीवों के ऊर्जा स्तर और चेतना के स्तर अलग अलग होते हैं। उनका विकास उनके पास मौजूद चेतना के आधार पर होता है। सभी जीवों चीजों में चेतना के विभिन्न स्तर होते हैं। मानव साम्राज्य, पक्षी साम्राज्य, पशु साम्राज्य और अन्य सभी प्रजातियां में खनिज लवण और खनिजों के साथ पृथ्वी के जैव रासायनिक निकाय है। मानव शरीर की जैव रासायनिक सामग्री अन्य जीवों की तरह ही है। यदि नहीं तो उनके शरीर में गतिशीलता प्रत्येक व्यक्ति के लिए अद्वितीय होती है। मनुष्य और अन्य प्रजातियों के बीच कोई प्रतिस्पर्धी माहौल नहीं होगा। ऐसी परिस्थितियां जिनमें एक प्रजाति दूसरी प्रजाति के साथ प्रतिस्पर्धा करती है और एक दूसरे को नष्ट कर देती है, कभी नहीं होती है। सभी प्रजातियां सामूहिक रूप से विकसित हो रही है। एक प्रजाति दूसरे के साथ सहयोग कर रही है। यह दुनिया कभी नहीं होती अगर प्रजातियों के बीच प्रतिस्पर्धा का माहौल बनाया गया होता और एक प्रजाति दूसरी को नष्ट करने की दिशा में आगे बढ़ रही होती। सभ्यताओं में जन्म और मृत्यु का चक्र होता है। जैसे हर जीवित वस्तु का जन्म और मृत्यु का चक्र होता है, मृत्यु के बाद पुनर्जन्म लाने के लिए सचेत विकास में आगे की प्रगति प्रत्येक आत्मा इकाई में होती है। चेतना का विस्तार अवतारों की एक श्रृंखला के माध्यम से विकसित होता है। अब तक आपको बताया गया है कि पृथ्वी की सतह से कई सभ्यताएं गायब हो चुकी हैं। मनुष्यों सहित सभी प्रजातियां प्रत्येक सभ्यता में विशिष्ट लक्ष्यों के साथ प्रवेश करती हैं। सभ्यता का वह लक्ष्य चेतना के विकास की राह में सभी जीवित चीजों का सामूहिक लक्ष्य बन जाता है। मानव जाति और अन्य प्रजातियों ने सामूहिक रूप से उस सभ्यता में एक लक्ष्य चुना है जिसमें आप सभी हैं। मानव जाति का विकास अन्य प्रजातियों के विकास को प्रभावित करने और मार्गदर्शन करने की स्थिति में है। सभी प्रजातियां मानव साम्राज्य के विकास में योगदान करती है। इसी तरह सभी जीवित चीजों का विकास मानव जाति की चेतना के विकास पर निर्भर करता है। सभी प्रजातियों का नेतृत्व करना और प्रजातियों के गतिशील विकास को संरक्षित करना आज आपकी मानव जाति की जिम्मेदारी है। आप सभी जीवित चीजों के लिए एक बड़े भाई की तरह है।
प्रत्येक सभ्यता में जीवों का किसी न किसी रूप में भौतिक शरीर हुआ करता था। एक सभ्यता में बनी प्रजातियां जारी रह सकती है या दूसरी सभ्यता में विलुप्त हो सकती है। आप हमेशा कुछ सभ्यताओं में होते हैं। ऐसे जानवर थे जो कनीवी को नहीं जानते थे। वह पशु प्रजातियां अब आपकी सभ्यता में नहीं है। संबंधित सभ्यताओं के लक्ष्य पृथ्वी की ऊर्जा और चेतना से निर्धारित होते हैं। मनुष्य की भौतिक आकृतियां एक तरह से एक सभ्यता में थी और दूसरी तरह से वह आकार सभ्यता से सभ्यता की ओर बढ़ते या बदलते रहते हैं। एक सभ्यता में आदमी 50 फीट लंबा और बहुत बड़ा था। उनका जीवन काल कुछ 100 वर्ष तक का था। एक अन्य सभ्यता में एक पशु का सिर और एक मानव का शरीर था। एक अन्य सभ्यता में मानव सिर बन गया और उसके पास एक पशु शरीर था। आधा आदमी आधा मछली शरीर वाले लोग एक सभ्यता में रहते थे। कुछ सभ्यताओं में मनुष्यों का वर्चस्व रहा है और कुछ सभ्यताओं में जानवरों की प्रजातियों का वर्चस्व रहा है और कुछ सभ्यताओं में समुद्री प्रजातियों का वर्चस्व रहा है। जीव हर सभ्यता में चेतना के विकास से प्रयोग करते हैं और सीखते हैं। एक सभ्यता में प्रयोग दूसरी सभ्यता के प्रयोगों से भिन्न होते हैं। सभ्यताओं में सभी प्रजातियां अपने चुने हुए लक्ष्यों के अनुसार अपने प्रयोगों में भिन्न होती है। संबंधित सभ्यताओं में विकसित विज्ञान और प्रौद्योगिकी अलग थे। कुछ सभ्यताओं में मानव जाति ने कम से कम समय में अन्य ग्रहों की यात्रा की। आत्मबल और सूक्ष्म जगत के माध्यम से अन्य आयामों की यात्रा करना बहुत आसान था। उनके ज्ञान को धरती पर लाया गया। आपकी मानव जाति आज यह सब बहुत आसानी से पूरा करने की क्षमता रखती है, लेकिन आप कई सीमाओं में फंस गए हैं और आपको उन्हें तोड़ना होगा। प्रत्येक सभ्यता का अपने तरीके से एक लक्ष्य होता है। लक्ष्य सभी प्रजातियों के लिए समान है। आत्माएं शरीर को जीवित प्राणी के रूप में धारण करती है और संतुष्ट होने के लिए पृथ्वी में प्रवेश करती है। पृथ्वी सभी जीवित चीजों की तरह गतिशीलता के माध्यम में विकसित हो रही है। सभी जीवित चीजें एक भौतिक वातावरण बनाती है और भौतिक वातावरण किसी अन्य प्रजाति के लिए अद्वितीय नहीं है। पृथ्वी का विकास सभी जीवित चीजों का विकास है। पृथ्वी का विकास ब्रह्मांडीय ऊर्जा का विकास है। प्रत्येक जगत आत्मा के अंशों की प्रयोगशाला है। पृथ्वी एक प्रयोगशाला है। पृथ्वी नामक प्रयोगशाला में प्रजातियों द्वारा प्रत्येक सभ्यता के काल के संबंध में कुछ निश्चित उद्देश्यों के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं। उन प्रयोगों में आगे पीछे हो सकता है, लेकिन चेतना का विकास उन सभी प्रजातियों से पहले होता है। जैसे जैसे प्रत्येक सभ्यता विलुप्त होती जाएगी, पृथ्वी की गतिशीलता विकसित होती रहेगी। पृथ्वी और उस पर अन्य प्रजातियों का गतिशील विकास अनिश्चित काल तक जारी है। सभ्यताओं में चयनीय लक्ष्य सभी प्रजातियों के गतिशील विकास को बढ़ाते हैं। यदि उन लक्ष्यों में आध्यात्मिकता समझने की क्षमता को जोड़ दिया जाए तो उनका गतिशील विकास बहुत तेज हो जाएगा। एक सभ्यता में उत्पन्न होने वाले जीव फिर अधिक उन्नत बनने के लिए पृथ्वी पर दूसरी सभ्यता में प्रवेश करेंगे। वह भौतिक आकृतियों को अलग तरह से चुनते हैं। वह सभी जीवित प्राणी अलग अलग लक्ष्यों और चुनौतियों का चयन करते हैं और दूसरी सभ्यता में विकसित होते हैं। इतनी सारी चुनौतियों और मोड़ों के साथ चेतना की गतिशीलता को पार करते हुए एक समय में एक कदम आगे बढ़ाते हुए आज मानव जाति के साथ साथ अन्य जीव भी आत्म चेतना में विकसित हो रहे हैं। एक सभ्यता में विलुप्त प्रजातियों को दूसरी सभ्यता में दूसरा भौतिक रूप लेने की स्वतंत्रता है। उन्हें उस दुनिया को चुनने की स्वतंत्रता है जो उन्हें चेतना के विकास में आगे बढ़ने के लिए उपयुक्त बनाती है। फिर से पृथ्वी पर लौटने का कोई नियम नहीं है। जीवित चीजों का गतिशील विकास एक के बाद एक नहीं, बल्कि कई दिशाओं में विकसित होता है। सभी जीवित चीजों के गतिशील विकास के लिए तेजी से होने के लिए तत्वमीमांसा के विज्ञान को आंतरिक दुनिया में लागू किया जाना चाहिए।
इस सभ्यता में मानव जाति आज सभी जीवित चीजों के विकास को प्रभावित करने की स्थिति में है। इसलिए आध्यात्मिकता के विज्ञान को आंतरिक दुनिया में लागू करने के लिए बहुत अभ्यास करना पड़ता है। चाहे आप सभी जीवित प्राणियों की चेतना के विकास को अपने साथ ले जा रहे हो या अपनी मानवीय मूर्खता, समझ का व्यवहार, आध्यात्मिकता की कमी, इनमें से किसी एक को पूरा करने के लिए पृथ्वी से पलायन मानव जाति पर एक महान जिम्मेदारी है। मानव जाति और अन्य प्रजातियों के अलगाव की अनुमति नहीं है। सभी को सामूहिक रूप से विकसित करना चाहिए। सभी जीवित चीजों की वास्तविकताएं आपस में जुड़ी हुई है। एक दूसरे के साथ सहयोग करने और सभी दिशाओं में विस्तार करने के लिए आपको सभी कोनों में कूदना होगा। जब शरीर का एक अंग घायल हो जाता है तो पूरे शरीर को पीड़ा होती है। दर्द को खत्म करने और ठीक करने के लिए शरीर के अन्य सभी अंग मिलकर काम करते हैं। साथ ही जब पृथ्वी पर किसी भी प्राणी के लिए संकट आता है तो सभी जीवों को वहन करना पड़ता है। सभी जीवित चीजों की गतिशीलता दूसरी तरफ बढ़ती है और उस समस्या को हल करती है। यदि कोई प्रजाति विकास में है तो इसका प्रभाव सभी प्रजातियों तक फैलता है। यदि कोई जाति संकट में है तो उसे सभी जातियों को सहन करना होगा। यदि पृथ्वी के एक क्षेत्र में भूख हड़ताल करती है और वहां के मनुष्यों को खतरा होता है तो इसका प्रभाव अन्य क्षेत्रों में मनुष्य द्वारा महसूस किया जाएगा। यदि मनुष्य पृथ्वी के किसी एक क्षेत्र में आध्यात्मिक विकास प्राप्त कर लेता है तो उसका प्रभाव ग्रह पर जन समूह से भी आगे बढ़ जाएगा। इसका लाभ सभी को मिलता है। यदि मानव जाति को लाभ होता है तो अन्य जीवित चीजों को भी करने के लिए पृथ्वी पृथ्वी और शनि उस पर जीवित चीजों की वृद्धि और विकास में योगदान करते हैं। कल फिर मिलेंगे आत्मा के अगले भाग में। धन्यवाद।